हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द शिक्षण क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम लोग लाए हैं वो है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। दिस टॉपिक हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम योजना मैगजीन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024। आपको बता दूं, ये जो योजना एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन्स है इनको काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस माना जाता है एज फार एज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस आर कंसर्न फॉर बोथ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, challenges in agriculture, vision for increasing the productivity and resilience in agriculture and conclusion। और हमेशा की तरह आखिर में एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया रहेगा जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स प्रीलिम्स में पूछा गया था, और एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है वो यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 4 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। आपको पता होगा कि जुलाई महीने में जो यूनियन बजट 2024-25 है उसको पेश किया गया था, फ्रॉम जुलाई 23 टू अगस्त 12 अगस्त तक। और उस यूनियन बजट में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने 9 प्रायोरिटी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जो कि इंडिया को 2047 तक एक डेवलप नेशन बनाने में मदद करेंगे। उन 9 प्रायोरिटी एरियाज में से प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर को टॉप स्लॉट दिया गया है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द की ड्राइवर्स ऑफ चेंज if we want to achieve or if we want to make India a developed nation by 2047. The budget rightly focuses on transforming India's agriculture sector to ensure food security, enhance farmers' income, and make agriculture more productive, sustainable, and resilient to climate change. Sustainable का मतलब है to maintain something at certain level. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सॉइल फर्टिलिटी की बात करें, सॉइल फर्टिलिटी को अगर हम लोग समझे, पकड़ लीजिए एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसमें काफ़ी सालों से फार्मिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होगी। तो सस्टेनेबल, अगर हम लोग इस एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल मेथड्स अपनाएं तो इस फर्टिलिटी को डिक्रीज होने से बचा सकते हैं। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दैट मीन्स सस्टेनेबल मीन्स टू मेंटेन समथिंग एट सर्टेन लेवल एंड मेक एग्रीकल्चर रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज। आपको पता ही होगा कि क्लाइमेट चेंज आज के दिन में काफ़ी बर्निंग टॉपिक है, और रेजिलिएंट का मतलब ही है एबल टू विथस्टैंड एंड रिकवर क्विकली। एग्रीकल्चर को हमें रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा टू क्लाइमेट चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। द एग्रीकल्चर इन इंडिया इज काउंटेड एज द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब है वो सेक्टर जो कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स के लिए। हमारे जो सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्रीज, एंड टर्शियरी सेक्टर्स जो है बैंकिंग सर्विसेज, जो सर्विस सेक्टर है उसको टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं। द प्राइमरी सेक्टर provides the raw materials such as cotton, sugarcane, oilseed, essential for various industries। तो एग्रीकल्चर एज अ प्राइमरी सेक्टर काम करता है। इन इंडिया इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। More than 70% of rural households depend on agriculture and its allied sectors for livelihood, and 82% of farmers are small and marginal। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का मतलब है कि वो फार्मर्स जिनकी लैंड होल्डिंग 1 हेक्टर या मैक्सिमम 2 हेक्टर है। मार्जिनल फार्मर्स की लैंड होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टर होती है, और जो स्मॉल फार्मर्स है उनकी अप टू 2 हेक्टर। और इन ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है इनकी परसेंटेज इंडिया में 82% है। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम फार्मर्स जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है।
India is the largest producer of milk, pulses, and spices worldwide. It ranks second largest. It is the second largest producer of fruits, vegetables, fish, sugarcane, wheat, rice, cotton, etc. Currently, the agriculture sector provides livelihood to 42.3% of population, and it contributes 18.2% in the national GDP. GDP का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसका मतलब होता है कि जो भी वैल्यूज सॉरी द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. फॉर एग्जांपल, इंडिया में एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उसका जो वैल्यू होगा उसको हम लोग जीडीपी बोलेंगे. ये जो जीडीपी है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इनके ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे. तो जीडीपी 18% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर. चलिए आगे बढ़ते हैं. चैलेंजेस क्या क्या है एग्रीकल्चर में? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. आपने अभी अभी देखा कि इंडिया में 82% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. Second problem is lack of marketing and storage facilities, poor adoption of mechanization, credit availability, poor irrigation facilities, impact of climate change, poor training and extension facilities. तो ये सब challenges हैं एग्रीकल्चर के. ये जो challenges हैं इनके ऊपर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे. The detailed analysis of the challenges in agriculture and the measures taken by government will be done separately in another video. तो गवर्नमेंट का क्या जो विजन रहने वाला है फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, तो क्या विजन रहने वाला है इन गवर्नमेंट का? पहला विजन, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर रिसर्च. अचीविंग अ क्वांटम लीप इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिक्वेस्ट ट्रांसफॉर्मिंग रिसर्च टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड डेवलप क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज. तो एग्रीकल्चर रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें क्लाइमेट रेजिलियंट वेराइटीज बनानी है. The government has comprehensively revamped the country's agricultural research setup by providing funds for both public and private sectors. तो इन दोनों सेक्टर्स में को इक्वली इम्पोर्टेंट दिया जाएगा और इक्वली फंड प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा रिसर्च के लिए. Additionally, it will develop 109 high-yielding varieties and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops. And such varieties will be resilient and resistant or tolerant to biotic and abiotic stress, high temperatures, droughts, etc. In 2022-23, 19.65 thousand crore was spent on agricultural research by Indian Council of Agricultural Research, which is the apex national organization for agricultural research. तो आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो फंड्स प्रोवाइड किया गया था उसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया गया है आईसीआर द्वारा. That released 347 new varieties of and hybrids of 44 field crops for cultivation across India. Next देखते हैं promotion of natural farming. Natural farming को क्या कहा जाता है? भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, which is rooted in Indian tradition and it relies on desi cows and locally available resources, avoiding chemical fertilizers and pesticides. It is also known as organic farming. It integrates crops, trees, livestock, traditional indigenous practices with the concepts of resource recycling and on-farm resource optimization. It is cost-effective and has the scope for increasing employment and rural development. तो इसको नेचुरल फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहा जाता है. The budget proposes to initiate and support 1 crore farmers. 1 crore farmers इंडिया में उनको हेल्प किया जाएगा by supporting, or they will be supported by certification and branding services to scale up the marketing of their produce with the best profit margins. इसके अलावा 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्सेज बनाए जाएंगे, रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे टू सप्लाई स्पेसिफिक इनपुट्स डायरेक्टली टू फार्मर्स. स्पेसिफिक इनपुट्स मतलब सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स जो भी होंगे. And scientific institutions and gram panchayats will be involved to get the best results in the interest of farmers. A national mission on natural farming is already underway as a separate and independent scheme from 23-24. 23-24 से एक national mission on natural farming चल रहा है. उसको it was formulated by upscaling
भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। तो ये जो स्कीम है इसको अपग्रेड करके नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग बनाया गया था। द ICAR has developed impactful natural farming models and an appropriate package for practices specific to different agroclimatic zones. Now agroclimatic zone क्या है? It is a land unit, एक land unit है in terms of major climates suitable for certain range of crops and cultivars. For example, जैसे कि मैं अभी असम से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो असम में जो क्लाइमेट है और यहाँ की जो सॉइल है, इनको मिलाकर एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन कंसिडर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉप्स होंगे वो शायद वेस्ट वेस्ट इंडिया वहाँ पे शायद वो क्रॉप्स नहीं होंगे। तो डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आइडेंटिफाई किया गया है, उस हिसाब से फार्मिंग मॉडल्स डेवलप किया गया है बाय ICAR. The Indian Council of Agricultural Research has identified 127 agroclimatic zones in India. Okay. नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस एंड ऑयलसीज प्रोडक्शन। पल्सेस आपको पता है कि ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली क्रॉप्स है दैट पुट मिनिमल प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। ये जो पल्सेस है ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं, और लेग्यूमिनस क्रॉप्स इट हेल्प्स टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। We have already seen that India is the highest producer of pulses in the world. Still, there is a gap of 4.4 million tons between demand and supply of pulses, which is made by imports. The same goes with edible oil. तो पल्सेस और एडिबल ऑयल में इंडिया हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, इसके बावजूद ये इंपोर्ट्स हमें इंपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो इसके लिए हमें इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। The budget emphasizes achieving sufficiency in the production of pulses and oilseeds by strengthening their production, storage, and marketing. The National Food Security Mission Pulses, which is operational in 28 states and 2 union territories, that aims for area expansion and productivity enhancement. And इसके अलावा the minimum support price for pulses has also been increased over the years to encourage farmers to grow more pulses by ensuring remunerative prices. Or similarly, National Food Security Mission for Oilseed is also encouraging farmers to take up cultivation of oilseeds by providing incentives, जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। अच्छा, आपको ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है ये बता दूं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ गारंटीड अमाउंट पेड टू फार्मर्स व्हेन गवर्नमेंट बाइज देयर प्रोड्यूस। जब गवर्नमेंट फार्मर्स से कोई इनकी जो प्रोड्यूस है वो खरीदती है, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदती है। आपने FCI का नाम सुना होगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो FCI इन फार्मर्स से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ये उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इसको खरीदती है। इस एग्रीकल्चर ये MSP कौन डिसाइड करता है? द MSP इज डिसाइडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। CACP का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, CACP, कमीशन फॉर एंड प्राइसेस। It is based on the recommendation of CACP. Okay. और ये जो CACP है ये क्या है? It is an attached office of the Ministry of Farmers and Family Welfare. और ये जो MSP है इसको अप्रूव कौन करता है? CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, which headed by प्राइम मिनिस्टर। CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि MSP जो है इसको डिसाइड कौन करता है? इट इज डिसाइडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, एंड इट इज अप्रूव्ड बाय CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। The main objective of MSP is to ensure remunerative prices to growers for their produce and encourage crop diversification. ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। India, with a production of 256 million metric ton, is the second largest producer of fruits and vegetables globally. However, significant post-harvest losses occurred due to inefficient supply chains, inadequate infrastructure, transportation issues, etc. To address these challenges, Finance Minister announced plans to develop large-scale clusters for vegetable production near major consumption centers and promote farmer-producer organization cooperatives and startups. ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? द एफपीओज आर कलेक्टिव एंटिटीज फॉर्म्ड बाय फार्मर्स where they come together to pool their resources, knowledge, and skills for better agricultural practices, enhanced market access, and improved profitability. Or last 8 to 10 years, में around 6,000 FPOs have been formed through initiatives of SFSC, NABARD, state governments, etc. SFSC का full form है Small Farmers Agribusiness Consortium. Okay. और गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव चल रहा है ऑपरेशन ग्रीन विच वाज लॉन्च्ड इन 2018-19 फॉर डेवलपिंग वैल्यू चेन ऑफ टोमेटोज ऑनियंस एंड पोटैटोज टॉप। लेकिन अभी इसको इट्स कवरेज हैज बीन एक्सपांडेड फ्रॉम 3 क्रॉप्स टू 22 पेरिशेबल क्रॉप्स। ये इंफॉर्मेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहले 3 क्रॉप्स थे लेकिन अभी 22 क्रॉप्स को इसके अंतर्गत लाया गया है। And it also includes 10 fruits, 11 vegetables, and one marine product, that is shrimp. Next, digital public infrastructure for agriculture. The government is vigorously pursuing the integration of digital technologies in the agriculture sector to digitally empower farmers and improve outreach and delivery of services. The concept of digital agriculture is fast evolving in India to improve efficiency, enhance productivity, sustainability in agriculture. It will enable the development of innovative farmer-centric solutions, services to improve agricultural productivity and profitability. And it will also assist in providing relevant information services on crop planning and health, improve access to farm inputs, credit and insurance, etc. देखते हैं डीपीआई का कंपोनेंट्स क्या क्या है। डीपीआई comprises mainly 3 components: AgriStack, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड कृषि मैपर। AgriStack क्या है? It has 3 major foundation registries. Basically, three types of registers are there, database, which register farmers, village maps, and crops in fields. It will enable administration to access farmer IDs, geotag farm plots, and crop zone data. Next, Krishi Decision Support System. It is designed to integrate and store data such as remote sensing data, weather data, soil data, etc. और कृषि मैपर क्या है? इट इज अ जियोस्पेटियल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ऑल द लैंड बेस्ड स्कीम्स एंड प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव सॉइल फर्टिलिटी and profile mapping for suitable health related interventions. It acts as a digital tool for crop estimation surveys by accurately measuring crop yields through crop cutting experiments on randomly selected plots. दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिया गया है। आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन इनको जानना ज़रूरी है तो आप लोग, ताकि आप लोग को एक थॉरो व्यू मिल सके, एक थॉरो इंसाइट मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपिंग एलाइड सेक्टर्स। एलाइड सेक्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज विच आर सिग्निफिकेंट ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ द एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ये जो सेक्टर्स है अपार्ट फ्रॉम कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, इनको अलाइड सेक्टर्स बोला जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं as far as agriculture economy is concerned. Government is eyeing these enterprises as primary source for enhancing farm incomes. In the current budget, the Finance Minister has allocated 4521 crore to the Department of Animal Husbandry and Dairying for funding ongoing schemes and the creation of new research facilities. The fisheries sector is referred to as the sunrise sector. Why? Because it has emerged as a significant contributor to the national economy and supports livelihood of approximately 30 million people, mainly belonging to marginalized and vulnerable communities. तो आप लोग देख सकते हैं ये फिशरीज सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर बन के उभरा है। एक फ्लैगशिप स्कीम भी चला जाता है, पीएम मत्स्य संपदा योजना। इसके ऊपर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे।
तो कंक्लूजन देखते हैं. द बजट aims to transform the agricultural landscape of the country, making it more resilient to climate change and market fluctuations. It has a visionary approach to making India a self-reliant and developed nation by 2047, thus embracing policy reforms that create a favorable environment for agricultural growth will enable India to unlock the full potential of its agriculture sector, making it a cornerstone of national development. It will transform and secure sustainable livelihoods for millions of farmers, enhance food security, foster inclusive growth, and establish India as a global leader in agricultural innovation and sustainability. तो ये था ओवरव्यू, सॉरी, ओवरऑल टॉपिक इस वीडियो का. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. चलिए देखते हैं एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था. It is related to consider the following statements with reference to MSP. In the case of all cereals, pulses, and oilseeds, the procurement at minimum support price is unlimited in any state or union territory of India. In the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state or union territory at a level to which the market price will never rise. तो आपको बताना है इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है. इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा. तो ये रहा एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. Embracing policy reforms that create a favorable environment for agricultural growth will enable India to unlock the full potential of its national development. Discuss. तो आप लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले ब्रीफली इंट्रोड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज इकोनॉमी, एक्सप्लेन करंट चैलेंजेस फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, discuss the reforms to address these issues and promote sustainable growth, and conclude by suggesting actionable steps and roadmap for effective policy implementation. तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में अपलोड कीजिएगा. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिएगा. तो आप सबसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.